एक बार फिर मेरे बच्चों आपका स्वागत है। और जो कल के लेक्चर में टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, उसी से आज हम शुरू करते हैं। यह है नाभिकीय संरचना। इस क्लास की बात हो रही है तो बात हो रही है कक्षा 12 की। नाभिकीय संरचना चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में ये जो हम आज पढ़ रहे हैं इसके बारे में है, ये है लेक्चर नंबर 3, यानी नाभिकीय संरचना पर ये तीसरा आपका लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें जहां से कल इनिशिएट किया था या छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे नाभिकीय बल की, यहीं से शुरुआत करते हैं बच्चों। नाभिकीय बल क्या था? तो जैसा हमने कल देखा था मेरे बच्चों, किसी भी नाभिक की हम जब बात करते हैं तो किसी भी नाभिक में दो तरह के कण हम लोगों ने देखे थे। एक का नाम क्या था? एक का नाम था प्रोटॉन, जो पूरे में जगह जगह फैले हुए थे। और इसी नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी एक कण और था जिसका नाम था न्यूट्रॉन। यानी ये हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से काफी कुछ तक सीख चुके हैं। शायद मेरे बच्चों को ये चीज अब याद भी रहने लगी होगी कि किसी भी नाभिक के अंदर जब बात की जाएगी कौन कौन होता है, तो किसी भी नाभिक के अंदर मेरे बच्चों दो तरह के कण पाए जाते हैं, जिसमें से एक कण को न्यूट्रॉन कहा जाता है और एक को कहा जाता है प्रोटॉन। यानी अगर मैं इसको इस तरह से निरूपित कर दूं कि भाई इसको मैं कह दूं प्रोटॉन, प्रोटॉन, और इसको मैं कह दूं न्यूट्रॉन। ठीक है, अब नाभिकीय बल क्या है? किसी नाभिक के भीतर किसी नाभिक के भीतर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है। यह नाभिकीय बल दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण होने के बाद भी उन्हें आपस में बांधे रखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों। जब हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करेंगे बच्चों, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम दो प्रोटॉन की बात करेंगे तो दो प्रोटॉनों के बीच में हमेशा क्या लगेगा? जैसे ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि दोनों ही धनावेशित कण होते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं? दोनों ही एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर दोनों एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, फिर भी हट नहीं पाते। दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़े रहते हैं। या आपस में क्या होंगे? जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। तो यहां पर इनके प्रतिकर्षण को से भी जो ताकतवर, यानी इनके प्रतिकर्षण होने के बाद भी कोई ऐसा बल जो उनको प्रतिकर्षण के बावजूद आपस में बांधे रखता है, उस बल का नाम है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल की सबसे खास बात है कि यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर नाभिक के बाहर होंगे तो ये बल काम नहीं करेगा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, नाभिकीय बल के गुण। नाभिकीय बल के गुण। नाभिकीय बल के गुण क्या होते हैं मेरे बच्चों? ये भी आप समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पहला गुण होता है, अच्छा यहां पर मैं जो भाषा बच्चों आपको पढ़ाता हूं वो बिल्कुल किताबी बिल्कुल भाषा नहीं, क्योंकि किताबों में कई बार क्या होगा, हिंदी के थोड़े टिपिकल वर्ड होते हैं जिनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो मैं उन्हीं को थोड़ा सरल भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, मतलब वो दोनों का एक ही होगा। यह है बल सूक्ष्म परासी होता है, सूक्ष्म परासी होता है, इसका मतलब अर्थात तब ही लगता है जब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे से बहुत पास हो। अब मन में क्वेश्चन आता है, अच्छा पास का मतलब कोई दूरी तो बताओ, पास का मतलब कितना, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कितना? तो यहां पर ये दूरी का जो मानक है मेरे बच्चों, ये होता है 1 फर्मी। और 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी पहले पॉइंट का मतलब मेरे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, या दो कणों के बीच की दूरी, नाभिकीय कण मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जब कभी नाभिकीय कणों के बीच की दूरी 1 फर्मी के ऑर्डर की होगी, कोटि की होगी, यानी कितनी हो जाएगी, यानी ये इस तरह से हो कि 10⁻⁻15 कोटि की है, तभी बल लगेगा, वरना बल नहीं लगेगा। दूसरा, यह बल अकेंद्रीय होता है। अकेंद्रीय होता है, अकेंद्रीय होता है। अब यह समझ में आता है ये अकेंद्रीय क्या चीज हो गई, अर्थात यह बल दोनों नाभिकीय कणों को मिलाने वाली, दोनों नाभिकीय कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब भी मेरे बच्चे समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। जैसे आपने बाकी सारे बल पढ़े हैं, देखो आपने गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ा है, जैसे मान लो एक द्रव्यमान ये हो गया मेरे बच्चों, और एक द्रव्यमान ये हो गया, तो इनके बीच में जो आकर्षण का बल था वो क्या लगता है, वो इस तरह से लगेगा, दोनों क्या करेंगे, बल गुरुत्वाकर्षण का बल, दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे अगर मान लो मैं कहता है यार धनावेश है ऋणावेश है, तो इनके बीच में भी एक बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, और आकर्षण का बल किस दिशा में होगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा, है कि नहीं। मान लो एक प्लस होता दूसरा भी प्लस होता, तो भी बल बच्चों कैसे लगता, यहां पर बल कैसे लगता, बल लगता ये इसको इधर धक्का देता प्लस वाले को, और ये इसे इधर धक्का देता। लेकिन आप ध्यान से देखो इन सब बलों की जो दिशा है वो दोनों कणों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी पर है। तो ऐसे बल को बोलते हैं केंद्रीय बल, ऐसे बलों को क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। लेकिन जब हम नाभिकीय बल की बात करते हैं, तो नाभिकीय बल में क्या खास बात है, सुनो देखो, नाभिकीय बल की खास बात होती है कि अगर मैंने एक ले लिया न्यूट्रॉन, क्या ले लिया मैंने, जैसे मान लेते हैं मैं एक न्यूट्रॉन ले लेता हूं, एक न्यूट्रॉन ले लिया मैंने, ठीक है, और मैं एक ले लेता हूं प्रोटॉन, और मैं पूछूं भाई इनके बीच में बल कहां लगेगा, तो इनके बीच में बल कहीं भी लगे, कहां नहीं लगेगा, कहां नहीं लगेगा, ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, इसकी दिशा में नहीं हो सकता है बल ऐसा लगे, ये एक बल ऐसे लगे, एक बल ऐसा लग सकता है, लेकिन कहां नहीं लगेगा, इनको मिलाने वाली लाइन के अनुदिश नहीं होगा। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और यही बल, यही इसका जो गुण है, इसको बाकी बलों से अलग कर देता है। ठीक है, तो ये अकेंद्री हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अकेंद्री बाद तीसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं, नाभिकीय बल, बल आवेश पर निर्भर
नहीं करता। ये नाभिक केवल आवेश पर निर्भर नहीं करता। यार आवेश पर निर्भर नहीं करता, इसका क्या मतलब माना जाए? इसका मतलब है कि जैसे ये देखो, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, और ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है। जबकि न्यूट्रॉन पर आवेश तो है ही नहीं ना। कोई पूछे न्यूट्रॉन पर कितना आवेश है, आप कहोगे जीरो है आवेश है। इस पर आवेश कितना है, बोले जीरो आवेश है। आवेश ना होने के बाद भी लग रहा है। प्रोटॉन पर आवेश है लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है, कुल आवेश जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि इस बल को लगने के लिए हमें आवेश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आवेश की आवश्यकता होती तो फिर ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लग पाता। इसका मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के चक्रण पर निर्भर करता है। नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के चक्रण पर निर्भर करता है। जरा इसको समझ लेते हैं, चक्रण कहां से चीज आ गई है बच्चों। जैसे मैंने कहा ये प्रोटॉन है, तो ऐसा लगता है कि प्रोटॉन खाली बैठा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोटॉन क्या होगा, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों तरफ क्या करती है, घूमती रहती है, वैसे ही ऐसा बाद में रिसर्च से मालूम चला कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो भी क्या होंगे, अपनी अक्ष के चारों तरफ चक्रण लगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन में भी पढ़ा होगा हमने, इलेक्ट्रॉन में पढ़ा होगा कि +1/2 और -1/2 चक्रण क्वांटम संख्या भी पढ़ी थी, है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों के पास एक चक्रण गति भी होती है। ये क्या करते हैं, अपनी अक्ष के परितः क्या करेंगे, चक्कर भी लगाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि ये जो चक्कर लगाते हैं तो इनके ये किस तरीके से घूम रहे हैं, इनका घूमना इस बात को भी प्रभाव डालता है कि इनके बीच में नाभिकीय बल घूमने के अनुसार ज्यादा होगा कि कम। ऐसा देखा गया है कि समान चक्रण होने पर नाभिकीय बल का मान अधिक पाया गया। यानी दोनों लोग अगर दक्षिणावर्त, दोनों दोनों दक्षिणावर्त घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या था, दोनों अगर दक्षिणावर्त घूम रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बल का मान कैसा था, दोनों दक्षिणावर्त घूम रहे थे, इसका मतलब बल का मान थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, तो लेकिन इतना डीप नहीं जाना, आप तो याद रखो कि नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के चक्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। पांचवा पॉइंट, नाभिकीय बल का पांचवा पॉइंट मेरे बच्चों क्या है कि नाभिकीय बल नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। अब ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, इसको समझो सारे बच्चे ध्यान से। देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम सारे बच्चे जानते हैं, होता है Gm1m2/r²। दो आवेशों के बीच में लगने वाले कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब बल को भी सब जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इनमें ध्यान से आप देखो तो यहां पर F अनुकरणपाती 1/r² है, इससे अगर हम रिजल्ट निकालना चाहें, और वही काम यहां पर भी साफ दिख रहा है कि बल अनुकरणपाती है 1/r² है। इसे कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच का बल दो आवेशों के या दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर ऐसा है तो यह व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन हो रहा है। लेकिन नाभिकीय बल में क्या लिखा है कि नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात नाभिक के भीतर
नाभिकीय बल F। आप देखो इसका मतलब तो अनुक्रमानुपाती हो गया, लेकिन हमें कहना है कि अनुक्रमानुपाती नहीं है, एक लाइन काट देते हैं। इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब है अनुक्रमानुपाती नहीं होता 1/r² के। कोई और घात हो सकती है, कोई और रिलेशन हो सकता है, बस क्या नहीं होगा 1/r² मेरे बच्चों नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया नाभिकीय बल क्या, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं। ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट 5 आपके गुण। अच्छा, एक गुण उसमें और छठा लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल होता है। नाभिकीय बल कैसा होता है, नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल होता है। ठीक, यानी जितने बल हम जानते हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण, चाहे कूलम का बल, आवेशों के बीच में बल, उन सभी बलों में, या चुंबकीय बल, उन सब बलों में सबसे जो ताकतवर बल मेरे बच्चों है, वो सबसे ताकतवर बल कौन सा होता है, सबसे ताकतवर बल होता है नाभिकीय बल। तो ये तो हो गया अपने पास नाभिकीय बल के गुण। अब आते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर। आज का नया टॉपिक क्या सीखेंगे हम लोग मेरे बच्चों, आज का नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट सा है। इसका नाम है द्रव्यमान क्षति। ठीक, द्रव्यमान क्षति, इसको इंग्लिश में कहते हैं मास डिफेक्ट। देखो, द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट क्या होता है, बड़ा आराम से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आपने 100 ग्राम बूंदी ली, क्या ली, 100 ग्राम बूंदी ले ली। ठीक है, 100 ग्राम बूंदी ले ली, इसमें से बूंदी को जरा कलर कर दे। ये 100 ग्राम बूंदी ले लिया आपने, ठीक है, और 2 रंग की बूंदी ली, लाल रंग वाली, और तुमने देखा होगा पहले शादी वगैरह में क्या होगा, थोड़े से रंगीन लड्डू को ज्यादा पसंद किया जाता था, थोड़ा मॉडर्न हो गए सब लोग। ये 2 तरह के अलग अलग रंगों की मैंने बूंदी ली है। ठीक है, और इनका वजन कितना है, इनका वजन है, मान लेते हैं दोनों का मिलाकर जो वजन है वो मान लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है, अब आपसे कहा गया भी ऐसा है कि इस बूंदी दी का एक लड्डू बना दो। बोले अरे बड़ा आसान काम है, अभी बना देता हूं। तो आप में से कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने जल्दी से क्या किया, इसके लड्डू बनाने की तैयारी कर ली। अब लड्डू बना दिया। कितने ग्राम बूंदी दी मैंने कहा 100 ग्राम बूंदी का एक ही लड्डू बनना है। ठीक, एक ही लड्डू बनना है, बड़ा सा लड्डू बनाएंगे अपन लोग। तो यहां पर 100 ग्राम बूंदी को उन्होंने आपस में बांधा, और बांध कर क्या बना दिया, लड्डू बना दिया। जैसे ग्रामीण भाषा में लड़ुआ है ना, तो एक लड्डू बना दिया एक बढ़िया सा। तो ग्रामीण भाषा बड़ी मीठी सी होती है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक लड्डू बना दिया, और यहां पर इस लड्डू, अब लड्डू तो बन गया पूरा भाई, लेकिन जब लड्डू को बांधा गया ना, और यहीं पर एक गड़बड़ निकली, भ्रष्टाचार। क्या निकली गड़बड़, जब इसको तौला गया, यार बात ऐसी आई यार, 100 ग्राम बूंदी ली तुमने और लड्डू बनाया, तो ये लड्डू कितना निकला, ये निकला 97 ग्राम, 97, 97। अब जरा बताओ कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया। 100 ग्राम का बूंदी का लड्डू तो 100 ग्राम ही होना चाहिए था, ये 97 ग्राम कैसे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब पूछा जाए द्रव्यमान में कमी कितनी हो गई, लड्डू बना तो द्रव्यमान में कमी हो गई, द्रव्यमान में कमी कितनी हो गई, 3 ग्राम की कमी हो गई। ठीक है, वास्तव में इसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो कहोगे सर ये लड्डू बनाने में द्रव्यमान क्षति कहां से बह आपने बीच में घुसेड़ दिया। देखो मैं सिखाता हूं। जब कभी ये जो बूंदी है ना, ये वास्तव में क्या है, ये नाभिकीय कण। ये कौन है, नाभिकीय कण। कोई पूछे नाभिकीय कण का मतलब, तो आप मुझे याद रखना बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई पूछे नाभिकीय कण मतलब क्या, तो बोलना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
तो ये कोई नाभिकीय कण है। और जब नाभिकीय कण मिलकर किसी नाभिक की रचना करते हैं, यानी नाभिक के कण मिले और उन्होंने क्या मिलकर बनाया, नाभिक, तो ऐसा देखा गया कि नाभिक का द्रव्यमान नाभिकीय कणों के कुल द्रव्यमान से कम बैठता है। जो नाभिक यानी लड्डू का जो द्रव्यमान निकलता है वो उसकी बूंदियों के यानी नाभिकीय कणों के कुल द्रव्यमान से कैसा बैठता है, नाभिकीय द्रव्यमान के कुल कणों से कम बैठता है। और द्रव्यमान में ये जो कमी है, किसकी कमी, नाभिक के द्रव्यमान में और नाभिकीय कणों के कुल द्रव्यमान में, इनके बीच में जो द्रव्यमान का अंतर है, द्रव्यमान की जो कमी हो गई, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। यानी इसकी परिभाषा कैसे दें, सुनो जरा। जब, साथ साथ लिख लो मेरे बच्चों, नाभिकीय कणों से मिलकर नाभिक का निर्माण होता है, जब नाभिकीय कणों से मिलकर नाभिक का निर्माण होता है तो बने नाभिक का द्रव्यमान, बने नाभिक का द्रव्यमान नाभिकीय कणों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। इस द्रव्यमान में अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, जरा सुन लो, उसको सूत्र भी सुन लो। डेल्टा एम मतलब कैसे निकालेंगे, दो चीजों का अंतर है वैसे देखा जाए बोलचाल की भाषा में, तो बूंदियों का द्रव्यमान माने माइनस लड्डू का द्रव्यमान, ये कितना होगा, ये हो जाएगा कणों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब जरा सुनना इसको, नाभिकीय कणों का द्रव्यमान। अच्छा, इसको निकालना भी सिखाता हूं, ये सूत्र तो पहले याद ही कर लो। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, नाभिकीय कणों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब कैसे इसको न्यूमेरिकली निकालते हैं, ठीक है, सूत्र हम सीखेंगे। द्रव्यमान क्षति के लिए सूत्र, देखो द्रव्यमान क्षति के लिए सूत्र क्या होगा। जैसे मान लेता हूं मेरे बच्चों, मैं किसी एक ऐसे नाभिक के बारे में सोचता हूं जो ये है Z, ठीक है। तो अगर कोई ये नाभिक इस तरह से दे रखा है तो पूछा जाए भी इसके लिए डेल्टा एम कितना होगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, सूत्र क्या है, नाभिकीय कणों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। अच्छा, नाभिकीय कणों का द्रव्यमान, तो नाभिकीय कणों का मतलब कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान।
तो भाई इसमें कितने प्रोटॉन हुए? तो यार प्रोटॉन तो उसमें Z हुए, मैंने पहले क्लास में सिखाया है। प्रोटॉन कितने होते हैं? Z। अगर तुम्हें ये किसी को थोड़ा कम समझ में आए तो पहले वाले 2 लेक्चर जरूर देखना। देखो बच्चों क्या होगा ना, साइज क्या होगा, एक क्रम से जुड़ी होती है। तो अगर जरा भी ऐसा लगे ये तो मेरे नहीं आ रहा, Z क्या है, A क्या है, तो उसका पहला लेक्चर जरूर देख लेना। तो Z हो गया, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या इनटू प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस, अच्छा न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो ये भी मैंने खूब सारे न्यूमेरिकल सिखाया है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं A-Z, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो पूरा आ गया ना, ये जो आ गया, ये वास्तव पता क्या आ गया, ये आ गया ये नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान आ गया, माइनस नाभिक का द्रव्यमान। मान लेते इस नाभिक का द्रव्यमान mx है, तो इस सूत्र की सहायता से आप क्या निकाल लोगे, द्रव्यमान शक्ति निकाल सकते हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 नंबर तक में आता है, ठीक है। थोड़ा सा और समझाता हूं उसको मैं। जैसे मैं कहूं कि 7Li, बल्कि 3Li7, 3Li7 लिथियम है कि द्रव्यमान क्षति की गणना करो। 3Li7 की द्रव्यमान क्षति की गणना करो। अब कैसे करोगे, देखो सुनो। सबसे पहले डेल्टा एम का मान क्या होता है, ये होता है नाभिकीय कणों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। अब नाभिकीय कणों का द्रव्यमान मतलब कितना हो जाएगा, नाभिकीय, अब देखो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, तो ध्यान से देखो 3Li7 है, तो प्रोटॉनों की संख्या पता है कहां होती है मेरे बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या ये लिखी होती है, ये होती है प्रोटॉनों की संख्या, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो होता है ना, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो गए, बोले प्रोटॉन तो 3 हो गए। अच्छा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं, बोले वो लोग 7 लोग हैं। सुनना, समझो उसको। प्रोटॉन कितने, बोले 3 है प्रोटॉन। अच्छा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं, बोले 7 है। तो बताओ फिर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 7 में से प्रोटॉन तो मालूम है ना हमें 3 है, 7 लोगों में से 3 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हुए, 7 - 3 यानी 4। यानी इस परमाणु में कितने प्रोटॉन, बोले 3 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन, बोले 4 न्यूट्रॉन। तो इसका नाभिकीय कणों का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, यह नाभिकीय कणों का द्रव्यमान हो जाएगा 3 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 4 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, है ना, और माइनस नाभिक का द्रव्यमान यानी मास ऑफ लिथियम। इस तरीके से। अच्छा अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पर इसका मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको दे रखा होगा, तो दोनों द्रव्यमान आपको गिवन होंगे, ठीक है, तीनों चीज गिवन होगी, बस आपको मान रखना होगा। एक क्वेश्चन मैं और सिखाता हूं उसको अच्छे से। जैसे अगर मैं कहूं कोई और परमाणु ले लेते हैं, जैसे कोई और परमाणु ले ले, हीलियम ले लेते हैं की द्रव्यमान क्षति, की द्रव्यमान क्षति। अब 2He4 की द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, सुनो। सबसे पहली बात, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी, ये पहले चेक करो। तो उत्तर आ गया इसमें 2 प्रोटॉन है। फिर पूछा जाएगा अच्छा न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो न्यूट्रॉन की संख्या फिर मैं बता रहा हूं बार बार कि बच्चों ये होता है Z और ये होता है A। जब भी आपसे कहा जाए न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सीधा सा तरीका क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सीधा सा तरीका है
संख्या ए में से z घटा दो, तो सीधे सीधे 4 में से 2 घटा दो, 2 आ गए। अब डेल्टा m कैसे निकालेंगे, देखो ये सीधे सीधे क्या निकालेंगे, ये आएगा अपने पास नाभिकीय कणों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। नाभिकीय कणों का द्रव्यमान कितना होगा, जरा सोच के देखो। नाभिकीय कणों की द्रव्यमान की अगर बात करें तो नाभिकीय कण में क्या होगा, 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, और नाभिक का द्रव्यमान माइनस कर दो। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम द्रव्यमान क्षति को मेरे बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से